आज की क्लास में हम दृष्टकारी परिपथ का अध्ययन करेंगे। देखिए, दृष्टकारी परिपथ वो डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती वोल्टा को दृष्ट वोल्टा में परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्ती वोल्टा का हम जानते हैं कि मान और दिशा जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। दृष्ट वोल्टा वो होगी जिसका दिशा जो है वो सदा क्या रहेगी, एक ही रहेगी, अर्थात उसकी एक ध्रुवणता जो है वह नियत रहेगी उस स्रोत के लिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टा को दृष्ट वोल्टा में बदलने वाली जो युक्ति है वह युक्ति क्या कहलाती है, दृष्टकारी कहलाती है। और दृष्टकारी के रूप में मुख्य जो उपयोग है वह किया जाता है डायोड का। तो आज के इस क्लास में हम अर्धतरंग दृष्टकारी का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उस अर्धतरंग दृष्टकारी के द्वारा हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी को समझ सकते हैं। ये हम सभी परिचित हैं कि दृष्ट धारा की कंपैरिजन में प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूरस्थ स्थानों तक संचरित करना अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला रहता है। और प्रत्यावर्ती वोल्टा को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च या निम्न में परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी विद्युत का संचरण है वह उच्च ग्रिड स्रोतों से या विद्युत जनित्र जो इकाइयां हैं उनसे घरों तक प्रत्यावर्ती वोल्टा के रूप में किया जाता है। इसके बाद में इस प्रत्यावर्ती वोल्टा को हम परिवर्तित करके उसे उच्च या निम्न अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो विद्युत उपकरण दृष्ट वोल्टा या दृष्ट धारा पर कार्य करते हैं उनके लिए हमें इस प्रत्यावर्ती वोल्टा को क्या करना पड़ता है, दृष्ट वोल्टा के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। सामान्य इसका उदाहरण है, हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें जो चार्जर काम में लेना पड़ता है वह हम घर में आने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टा सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके दूसरे सिरे पर जिसे हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं वहाँ पर हमें वह वोल्टा दृष्ट वोल्टा के रूप में प्राप्त होती है। तो मोबाइल का जो चार्जर है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें से उस एसी वोल्टा को डीसी वोल्टा में कन्वर्ट करने के पश्चात रहे कुछ फ्लक्चुएशन, उच्चावचन या यूं कहें कि उसमें जो कुछ उतार चढ़ाव जो रह जाते हैं, यानी दृष्ट वोल्टा वो है जो नियत हो, लेकिन फिर भी उसमें जो उतार चढ़ाव रह जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात भी वोल्टा को और अधिक नियमित करने के लिए हम जेनर डायोड का काम ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो दृष्टकारी का परिपथ की बात करें तो उसका मुख्य पार्ट ये होगा कि आपको उस वोल्टा को अपनी आवश्यक वोल्टा के रूप में अधिक या कम करना, जिसके लिए हम सामान्यतः ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो देखिए, अगर दृष्टकारी के किसी सामान्य परिपथ की बात करें तो सबसे पहले उस दृष्टकारी के सामान्य परिपथ में हम ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ प्राथमिक कुंडली जो आपने लगाई है और जिस पर आपने जो निविष्ट वोल्टा है प्रत्यावर्ती वो, और यहाँ हम इसको अन्योन्य प्रेरण से दर्शा रहे हैं ये लाइन। और इसके बाद में इस द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टा आरोपित प्राप्त होती है यह प्रत्यावर्ती वोल्टा ही होगी, और यह प्रत्यावर्ती वोल्टा जिसे हम VS सेकेंडरी वोल्टेज से निरूपित करते हैं, ये हम जानते हैं प्रत्यावर्ती मान की धारा होती है जिसे हम VM sin ओमेगा t से निरूपित करते हैं। VM यहाँ पर उस वोल्टा का शिखर मान है। इस VS को सामान्यतः हम यहाँ V से ही निरूपित कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो V है ये इस तृतीय कुंडली में प्राप्त प्रेरित वोल्टा है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक डायोड का उपयोग करते हैं और जिस भी रूप में आपको इस दृष्ट धारा को उपयोग में लेना है उस विद्युत उपकरण को यहाँ पर हम लोड के रूप में निरूपित करते हैं, जिसकी प्रतिबाधा
जो है वो RL है। ठीक है, डायोड डी का ये सिरा P और दूसरा सिरा N के रूप में निरूपित होता है। देखिए यहाँ पर जो आरोपित वोल्टा है, अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हम कुछ इसके तो निवेशी जो वोल्टा है हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टा के रूप में वो ये है, जो इसके द्वितीय कुंडली पर हमें प्राप्त हो रही है। ठीक, इसके बाद में देखिएगा कि पहले आधे चक्कर के लिए इस को हम समय के रूप में, ये एक पूर्ण चक्कर हो गया तो ये हो गया T और ये हो गया T/2। पहले आधे चक्कर के लिए हम देख रहे हैं कि डायोड का P सिरा उच्च विभव पर और N सिरा निम्न विभव पर होता है, तो जिसके कारण क्या होगा कि यह डायोड अगरबायसित होगा और यह धारा का चालन करेगा। तो हमें इस रूप में पहले आधे चक्कर के लिए वोल्टा प्राप्त होगी। जिस वोल्टा को हम निरूपित कर रहे हैं, ये इसका शिखर मान है Vm और ये वोल्टा है V = Vm sin ओमेगा t। चलिए दूसरे भाग के लिए देखिए, ध्रुवणता बदल जाएगी। ये सिरा क्या हो जाएगा, निम्न विभव पर और ये सिरा क्या, उच्च विभव पर, जिसके कारण P नेगेटिव और N पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण डायोड क्या हो जाएगा, पक्षबायसित, जिसके कारण डायोड उच्च प्रतिरोध का व्यवहार करेगा और परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो इस आधे चक्कर के लिए परिपथ में कोई भी धारा या वोल्टा का मान क्या होगा, लोड पर 0 प्राप्त होगा। इसके बाद में पुनः वही स्थिति, ये उच्च विभव निम्न विभव, P पॉजिटिव N नेगेटिव, अगरवाइज डायोड चालन करेगा और इसका इस आधे भाग के लिए पुनः आपको वही वोल्टा Vm sin ओमेगा t प्राप्त होगी। तो इट मीन V = Vm sin ओमेगा t जो है वह कहाँ तक है, T/2 समय तक। ठीक है, आधे आवर्तकाल के लिए। और इसके बाद में इसका मान क्या हो जाता है, 0। कहाँ से, T/2 से लेकर पूर्ण एक आवर्तकाल, एक पूर्ण चक्कर T के लिए। तो ये इस प्रकार हमें वोल्टा जो प्राप्त होगी उसका ये रूप प्राप्त होगा। और ये रूप प्राप्त होने का कारण क्या है, यहाँ पर डायोड का जुड़ा होना, और डायोड जब अगरबायसित होगा तो चालन करेगा और जब डायोड पक्षबायसित होगा तो चालन नहीं करेगा, तो वहां पर वोल्टा हमें प्राप्त क्या होगी, 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो वोल्टा प्रवाहित होगी, अगर बात करें धारा की, तो धारा का भी रूप प्रत्यावर्ती होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टा के कारण, और धारा का जो मान होगा वो भी इसी वोल्टा की तरह आधे चक्कर के लिए एक मान धारा प्रवाहित प्राप्त होगी हमें, लेकिन परिवर्ती धारा होगी, उसका मान चेंज होगा। और फिर आधे चक्कर के लिए धारा का मान क्या रहेगा, 0। तो इस पर हम चाहें तो धारा को निरूपित कर सकते हैं। ये धारा का शिखर मान है जिसे हम Im मैक्सिमम से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार ये अर्धतरंग दृष्टकारी का विद्युत परिपथ और अर्धतरंग दृष्टकारी से हमें प्राप्त जो धारा है, देखिए ये धारा परिवर्ती है लेकिन ये एक दिशा की, इसलिए ये हमें जो धारा प्रवाहित हुई ये दिश धारा प्रवाहित हुई है, लेकिन इस दिश धारा में प्रत्यावर्ती धारा का कुछ गुण या अंश है। ठीक है, तो ये मिश्रित धारा का सा बिहेव करती है। इसको अगर हमें एकदम प्रत्यावर्ती धारा, एक शुद्ध मान की प्रत्यावर्ती धारा हमें प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हम फिल्टर परिपथ का और उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम बात करें इस द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टा की औसत मान की। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं हम, जो हमें प्राप्त हुई है विशिष्ट वोल्टा, इसके औसत मान की। ठीक है, तो विशिष्ट वोल्टा चूंकि परिवर्ती है, इसलिए औसत मान क्या होगा, योग बट्टे, यानी उनका एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये सतत फलन है, तो सतत फलन का औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके समाकलन से। तो समाकलन VDC का देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से एक चक्कर की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वही पुनरावृत्ति होता है। और एक चक्कर में भी देखिए आधे चक्कर का इसका मान क्या है, 0 है, इसलिए आधे चक्कर को छोड़ दीजिए, सिर्फ आधे भाग की बात कर लीजिए। तो 0 से लेकर कहाँ तक, T/2 समय तक, और किसका मान, V का, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, और बट्टे यहाँ
हम समय के साथ इसका गुणनफल ले रहे हैं तो औसत मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ टोटल जो टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम आधे चक्कर के लिए इसको शून्य बता ही चुके हैं, इसलिए सिर्फ आधे चक्कर की बात कर रहे हैं, तो T/2 टाइम है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इस प्राप्त वोल्टता का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ V का फार्मूला हम पुट करते हैं, दैट इज 0 to T/2। V की वैल्यू क्या है, Vm sin ओमेगा t dt और डिवाइडेड बाई T/2। ठीक है, आप इस आकलन को थोड़ा और आसान बनाना चाहो तो आप ओमेगा टी को कला के टर्म में बता दो, यानी आप V को Vm sin थीटा से निरूपित कर सकते हो। कब तक, यहाँ हम कला के रूप में बता रहे हैं, तो कला कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, थीटा का मान यहाँ 2 पाई होता है, तो आधा कितना हो जाएगा, पाई। और शून्य कब रहेगा, जब थीटा का मान क्या हो, पाई से 2 पाई के बीच में। तो हमें ओमेगा टी न लिख के उसको थीटा की टर्म्स में लिख देंगे। तो यही VDC का फार्मूला अगर हम थीटा की टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक, पाई तक, और Vm साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और कहाँ से, पाई तक, 0 से पाई। तो ये आ जाएगी कला के टर्म्स में। हम इसको दोनों एक ही बात है, दोनों फार्मूले को सॉल्व करेंगे एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो VDC का जो मान हमें मिलेगा, क्योंकि Vm जो है वो वोल्टता का शिखर मान कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए VDC इज इक्वल टू हमें यहाँ मिल जाएगा Vm इंटू ये समाकलन। इस समाकलन को हल करेंगे तो हमें यहाँ से मान प्राप्त होगा 1/2। तो ये हो गया VDC का, सॉरी, यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान हमें प्राप्त होगा Vm अपॉन पाई, और 0 से इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। तो VDC का जो मान है वो आ गया Vm अपॉन पाई। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम संबंधित करें किससे, वोल्टा से। तो हम जानते हैं कि इस सेकेंडरी परिपथ में देखिए, एक तो लोड प्रतिरोध है, एक डायोड का प्रतिरोध होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस इसमें वर्किंग कर रहा है, तो डायोड का प्रतिरोध को जो फॉरवर्ड बायस में उसको हम RF से लिखते हैं, और कुंडली का जो प्रतिरोध है इसको हम क्या मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। तो यहाँ दो प्रतिरोध हो गए, RF और RL, और इस परिपथ में वोल्टा जो है वो कितनी है, V है। तो यहाँ बहने वाली जो धारा है वो क्या हो जाएगी, IDC इज इक्वल टू V अपॉन RF प्लस RF। तो V का जो फॉर्मेट है वो रख दीजिए, V इज इक्वल टू है Vm साइन ओमेगा टी या थीटा की टर्म्स में, और ये हो गया RF अपॉन RL। ठीक है, ये देखिए RF और RL का एक मान नियत है और पीक वोल्टेज भी नियत है वोल्टेज की, इसलिए ये सब क्या होगा, धारा की राशि, विमा की राशि होगी, जिसको हम निरूपित करते हैं धारा का शिखर मान, दैट इज Im। तो I इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया Im साइन थीटा। ठीक है, यहाँ IDC औसत मान को बाद में बताएंगे, अभी हम फिलहाल इसको I से ही निरूपित करेंगे। अब अगर हमें औसत मान ज्ञात करना हो धारा का, तो IDC इज इक्वल टू, यही फार्मूला हम काम में ले लेंगे। शेष आधे चक्कर के लिए धारा का मान भी क्या है, 0, तो सिर्फ आधे चक्कर के लिए हम धारा का औसत मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दैट इज क्या आ जाएगा फार्मूला, 0 से पाई तक I का मान Im साइन थीटा, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई रेंज कितनी होगी, 0 से पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वो का वही है, तो इसका भी हल क्या आ जाएगा, Im कांस्टेंट आ गया, Im अपॉन पाई, और साइन थीटा का 0 से पाई तक समाकलन कितना हो गया, 1। तो ये वैल्यू आ गया IDC इज इक्वल टू Im अपॉन पाई। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टा, सॉरी, हमें लोड पर प्रवाहित जिस धारा और जिस वोल्टा का जो मान है उसका क्या आ गया, ये औसत मान आ गया, जो कि कितना है, Vm अपॉन पाई और Im अपॉन पाई है। तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुए उनको मैं लिख लेता हूँ, IDC इज इक्वल टू Im अपॉन पाई, एंड Im जो है वो है Vm अपॉन RF प्लस R, और VDC जो हमें मिला था वो मिला था Vm अपॉन पाई। ठीक, तो ये कुछ छोटे रिजल्ट हमें मिले, ये हम नोट कर लेते हैं। अब हम देखो बात करते हैं, क्योंकि कोई अगर मान परिवर्ती मान है तो हम उसके वर्ग माध्य मूल मान की भी बात करते हैं। जो
मोस्टली प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और वही क्या होता है उसका प्रभावी मान होता है। तो यहाँ भी हम वो वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो दूसरा हो गया रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो सबसे पहले वोल्टेज की ज्ञात कर लें, करंट का वही उसी प्रकार करंट का ज्ञात हो जाएगा। तो वोल्टेज का देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला होगा। तो पहले तो देखो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर समझ आई बात। तो सबसे पहले हम v का जो है वो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ठीक है। फिर हम उसका लेते हैं मीन एवरेज मान। तो एवरेज मान हम थीटा के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से लेकर पाई तक। हम जानते हैं कि आगे का मान उसका क्या है शून्य है, तो इसलिए हम आधे समाकलन को ही हल कर देते हैं। और अब आप चाहो तो 2 पाई भी लिख सकते हो, लेकिन आधा पार्ट है वो 0 होगा, इसलिए वो समाकलन की लिमिट 0 से पाई वाला ही पार्ट उसमें बचेगा। और इसका कहाँ से कहाँ तक पाई तक। और ये तो हो गया इसका स्क्वायर भी हो गया, मीन भी हो गया। अब इसका क्या लेना है रूट। रूट के लिए हम यहाँ क्या लिख देते हैं 1/2। तो यहाँ वही v का मान हम Vm sin ओमेगा t लिखेंगे। तो ये हो जाएगा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का। तो Vm स्क्वायर का रूट जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर आ गया Vm, और अंदर जो टर्म है या आपकी 0 से पाई तक साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 पाई और 1/2। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सीधा इसका मान लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा समाकलन सॉल्व। तो इसका मान आ जाएगा 1/2। तो Vrms इज इक्वल टू आ गया Vm/2। इसी तरह से हम Irms करंट का लिए रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी Im/2। ये दो और परिणाम मिल गए हमें। तो Vrms इज इक्वल टू Vm/2 एंड Irms इज इक्वल टू Im/2। तो ये मान हमें प्राप्त हुए। दक्षता को हम परिभाषित करते हैं। दक्षता का मतलब होता है कि हमने जिस काम के लिए उस डिवाइस को चुना है वह उस काम में कितनी एफिशिएंट है। तो यहाँ हम देखो प्रत्यावर्ती जो ऊर्जा है उसको हम विशिष्ट ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ हम दक्षता को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि लोड पर प्राप्त विशिष्ट विद्युत शक्ति बटे आपने ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है उस कुंडली पर कितनी निर्विष्ट इनपुट प्रत्यावर्ती शक्ति क्या है। इसके क्रम में हम एफिशिएंसी या दक्षता को समझने का प्रयास करेंगे, और परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे बाद में। तो दक्षता बीटा इज इक्वल टू देखिए लोड पर प्राप्त विद्युत शक्ति जिसको हम PDC स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीय कुंडली पर निर्विष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति जिसको हम PSC स्क्वायर से निरूपित करते हैं। ठीक है, देखिए PDC जो है लोड पर प्राप्त विद्युत शक्ति ये हो जाएगी VDC इंटू P इज इक्वल टू V, ठीक है, या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला ले लेते हैं काम में हम। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से यहाँ हो जाएगी IDC स्क्वायर, और लोड की बात हो रही है तो लोड प्रतिरोध हो गया आर आई स्क्वायर आर से। इसी प्रकार PAC स्क्वायर की अगर हम बात करें तो PAC स्क्वायर जो होगा वो प्रत्यावर्ती धारा जो शक्ति की बात करेंगे तो वहाँ वो हो जाएगा उसका प्रभावी मान। तो प्रभावी मान जो है वो RMS स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा IRMS स्क्वायर और कुल प्रतिरोध। तो अगर हम ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली की टोटल कुंडली की बात कर रहे हैं तो टोटल कुंडली में क्या है, कुंडली है, एक डायोड है और एक लोड प्रतिरोध है। तो कुंडली का प्रतिरोध हमने नगण्य मान लिया। तो डायोड प्लस लोड दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, तो उनका प्रतिरोध काम में आ जाएगा। तो डायोड का प्रतिरोध अगर बायसित में RF और लोड का प्रतिरोध RL, तो ये हो जाएगा IRMS स्क्वायर RF प्लस RL। यहाँ से देखिए हम ये इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं जो थीटा को बताएगा। यहाँ से देखिए
IDC और IRMS जो है उनका हम मान उन समीकरणों से लिख देते हैं। तो IDC का जो मान है यानी PDC अपॉन PSC जो नीटा है दैट इज इक्वल टू IDC का जो मान है वहां से देखिए कितना है IM अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू RS डिवाइडेड बाई IRMS का जो मान है वो कितना है IM/2 का होल स्क्वायर और RS प्लस R। यहाँ से IM स्क्वायर कैंसिल और पाई स्क्वायर यहाँ और 4 ऊपर आ गया। नीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 4 अपॉन पाई स्क्वायर RL इंटू RS प्लस RL। ठीक, नीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.406 और इस RL को यहाँ डिवीजन में ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस RF अपॉन RF। देखिए ये आ गई दक्षता। अगर हम प्रतिशत में ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, और अधिकतम दक्षता के लिए आप देखिए यहाँ से हम इसका एक अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अधिकतम मान के लिए अधिकतम मान कब होगा जब नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो न्यूनतम। तो नीचे वाली क्वांटिटी न्यूनतम प्रतिरोध ऋणात्मक तो हो नहीं सकते। तो ये यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ इसका मान कम से कम मान कब हो सकता है जब RL बहुत अधिक हो। तो RL जब बहुत अधिक होगा तो इस क्वांटिटी का मान कितना हो जाएगा नगण्य 1+। तो यहाँ नीचे क्या रह जाएगा 1। तो अधिकतम मान कितना आ गया दक्षता का मैक्सिमम 40.6% दक्षता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें दक्षता का मान 40% कहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60% जो है वो ऊर्जा हानि हमें हुई है। असल में क्या हुआ है कि आधे चक्कर के लिए ही यह प्राप्त शक्ति है। शेष आधे चक्कर में डायोड चूंकि प्रचालन नहीं करता। उर्मिका क्या होती है, उर्मिकाओं का अभिप्राय है कि लोड पर प्राप्त हमें प्रत्यावर्ती धारा लोड पर प्राप्त हो रही है दिश के साथ, यानी दिश धारा के साथ में प्रत्यावर्ती घटक हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो उर्मिकाओं का अभिप्राय ये होगा कि प्रत्यावर्ती घटक धारा के बटे धारा के दिष्ट घटक, ये जो अनुपात है यह उर्मिका कहलाता है। तो उर्मिका गुणांक R बराबर होता है लोड पर प्रत्यावर्ती घटक धाराओं के बटे लोड पर दिष्ट घटक। ठीक है, इट मीन R को हम यहाँ परिभाषित करते हैं लोड पर प्राप्त प्रत्यावर्ती घटक वो IAC और लोड पर प्राप्त दिष्ट घटक IDC से हम उर्मिकाओं को परिभाषित करते हैं। तो देखिए जितना प्रत्यावर्ती घटक लोड पर कम प्राप्त होगा उर्मिका गुणांक का मान उतना ही क्या होगा कम होगा, और जितना उर्मिका गुणांक का मान कम होगा वहां पर प्राप्त दिष्ट धारा का मान उतना ही क्या होगा अच्छा होगा, यानी उसमें फ्लक्चुएशन उत्पादन जो है वो क्या होंगे कम होंगे, नियत मान की दिष्ट धारा प्राप्त होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो उर्मिका गुणांक का मान क्या होना चाहिए कम होना चाहिए अच्छे दिष्ट कार्य के लिए। तो अगर हम बात करें इनमें संबंध की तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो प्रभावी शक्ति है वो परिपथ में वो कौन है IRMS। तो यहाँ पर कुल जो शक्ति की बात करें तो वो हो जाएगी IRMS स्क्वायर RL लोड, और यह जो शक्ति है यह दिष्ट शक्ति और प्रत्यावर्ती घटकों में बांटी जा सकती है। तो IRMS स्क्वायर RL ठीक है दैट इज इक्वल टू PAC और प्लस PDC के रूप में हम लिख सकते हैं। टोटल जो पावर है वो उसको हम प्रत्यावर्ती और दिष्ट घटकों के पावर यानी शक्ति के योग में लिखा जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती जो शक्ति है उसको हम निरूपित करेंगे IAC स्क्वायर RL पे लोड पर, और DC जो होता है वो IDC स्क्वायर RL, और कुल जो है वो है IRMS स्क्वायर RL। तो यहाँ से RL कैंसिल हो गया, और अगर आप IAC स्क्वायर का मान यहाँ से देखो वो हो जाएगा IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर, और IAC अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा इसका अंडर द रूट, और IAC अपॉन IDC हम लिखें तो ये इसके अंडर द रूट में, अगर ये रूट में हम ले लें तो ये हो जाएगा IDC का स्क्वायर, क्योंकि ये बाहर था अंदर लिया रूट में तो IDC का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको डिवाइड किया तो देन
ISC अपॉन IDC इज इक्वल टू अंडर द रूट IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1। अब देखिए IRMS और IDC का मान हम यहाँ रखें तो अंडर द रूट IRMS का मान Im/2 और IDC का मान Im अपॉन पाई, इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1। और ISC अपॉन IDC कौन है? उर्मी का गुणांक R। तो उर्मी का गुणांक R इज इक्वल टू Im से Im कैंसिल, पाई स्क्वायर बाई क्या आ गया 4, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या आ गया 1 अंडर द रूट। और इसको अगर हम सरल करेंगे तो इसका मान आएगा 1.2। देखिए इसका मान R का मान 1 से बड़ा है। इसका अभिप्राय होगा कि अर्ध तरंग दृष्टकारी में प्रत्यावर्ती जो घटक हैं वो प्रभावी होंगे, क्योंकि देखिए ISC अपॉन IDC है तो प्रत्यावर्ती घटक बड़े हैं, तभी R का मान क्या है 1 से ज्यादा। ठीक है, तो ये एक अर्ध तरंग दृष्टकारी की मुख्य कमी दी है, क्योंकि इसके उर्मी का गुणांक क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं वोल्टा नियमन की। वोल्टेज रेगुलेशन VR। देखिए एग्जाम की दृष्टि से अगर मान लीजिए एक पूरा दृष्टकारी अर्धतरंग या पूर्ण तरंग दृष्टकारी का पूरा अगर बड़ा क्वेश्चन ना आए तो जो उर्मी का गुणांक है, वोल्टा नियमन है और जो दक्षता है, इन पे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वोल्टा नियमन देखिए क्या होता है कि अगर निर्गत वोल्टा का मान लोड पर निर्भर करता है तो निर्गत वोल्टा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो निर्गत वोल्टा का मान लोड पर कम से कम निर्भर करे, यह गुण वोल्टा नियमन कहलाता है। तो वोल्टा नियमन करने की जो शर्त है वो हम यहाँ देखते हैं। तो वोल्टा जो नियमन है इसे हम एक फार्मूले से बताते हैं, V नो लोड माइनस V फोर लोड अपॉन V फोर लोड मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, एक आदर्श, ठीक है, वोल्टा स्रोत के लिए क्या स्थिति होगी। एक आदर्श वोल्टा स्रोत के लिए हम जानते हैं कि चाहे लोड लगा हो या न हो, क्या होना चाहिए, वोल्टा का मान क्या होना चाहिए, बराबर नियत रहना चाहिए। इसका मतलब VNL बराबर क्या होना चाहिए, VSL फुल लोड, फोर लोड पर। तो VR का मान है इस स्थिति में क्या हो जाएगा 0%। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 100% होना वोल्टा नियमक अच्छा होने की शर्त नहीं है, यहाँ पर 0 होना, कम से कम होना वोल्टा नियमन होने की अच्छी कंडीशन है। अब हम V नो लोड और V विद लोड के हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसके लिए हम IDC के मान पर विचार करते हैं। तो IDC इज इक्वल टू क्या आया था, Im अपॉन पाई। Im जो है वो क्या था, Vm अपॉन RF प्लस RL। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन पाई। इस समीकरण को थोड़ा सा हम हल करके RF प्लस RL को IDC से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आ गया IDC RF प्लस IDC RL इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा, Vm अपॉन पाई। ठीक, एक बार आप देखिए कि इस समीकरण को मैं लिखता हूँ IDC RF इज इक्वल टू, तो ये हो गया Vm अपॉन पाई माइनस IDC RL। समझ में आई बात? और चलिए यहाँ देखिए इस परिपथ, इस समीकरण से आप एक थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाइए। तो इससे हम एक थेवेनिन तुल्य परिपथ अगर हम बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि थेवेनिन जो वोल्टा है वो है Vm अपॉन पाई, और थेवेनिन तुल्य जो प्रतिबाधा है परिपथ की वो है RF, और यहाँ इसके निर्गम टर्मिनल है जिस पर हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, लोड कनेक्ट कर सकते हैं, और लोड पर जो प्राप्त वोल्टा है वो VL है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर मान लीजिए लोड परिपथ नहीं है, लोड नहीं है तो इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यहाँ पर हम निर्गम टर्मिनलों पर वोल्टा फाइंड करेंगे तो क्योंकि धारा नहीं बहेगी तो इसका भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर वोल्टा सिर्फ कितनी मिलेगी,
Vm/π। तो इट मीन V एट नो लोड, ये परिपथ किसको बताएगा? Vm/π वोल्टा को बताएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लोड है, तो लोड है तो इसमें से जो धारा बहेगी वो क्या होगा? आईडीसी होगा। ये इसी सूत्र से ये परिपथ हमने बनाया, ये हो गई वोल्टा, ये हो गए दो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिबाधाएं। ठीक है, तो यहाँ अगर लोड प्रतिरोध कनेक्टेड है तो इस परिपथ में धारा बहेगी, तो धारा बहेगी तो यहाँ पर लोड पर प्राप्त जो वोल्टा है वो कितनी होगी? आईडीसी धारा बहेगी, आईडीसी इंटू आरएल। और आईडीसी आरएल का मान अगर हम इस समीकरण से लिखना चाहें तो जब लोड कनेक्टेड है, मतलब V फॉर लोड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इस तरफ लिख दीजिए, ये साइड इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Vm/π माइनस आईडीसी आरएल। RFL नहीं, आईडीसी आरएल तो हमें ज्ञात करना है, ये है देखिए, इसको VFL कहिए फॉर लोड। लोड है तब वोल्टा ये है VFL। ठीक है, अब हम VNL और VFL का मान वोल्टेज नियमन गुणांक के लिए ज्ञात के लिए रखते हैं, तो VR इज इक्वल टू, देखो VNL का मान है Vm/π और VFL का मान हो गया माइनस Vm/π, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस IDC RF। ठीक है, और V फुल लोड का मान VFL का मान देखिए, हम ये IDC RL है तो इसका मान हम यहाँ से सीधा IDC RL लिख देते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाला बाद में बात कर लेंगे। तो VR इज इक्वल टू Vm/π, Vm/π कैंसिल, IDC से IDC कैंसिल, और ये यहाँ RF है तो ये बच जाएगा RF/RL। ठीक है, तो ये सूत्र क्या बताता है? देखिए VR का मान, वोल्टा नियमक का मान क्या होना चाहिए? कम होगा तो अच्छा होगा या ज्यादा होगा तो कम होगा तो अच्छा होगा। आदर्श के लिए कितना होता है? 0। तो इट्स मीन VR का मान कम से कम होने के लिए लोड का मान क्या होना चाहिए? डायोड प्रतिरोध से बहुत अधिक। नहीं बात? तो ये एक वोल्टा नियमन होने की शर्त है कि लोड रेजिस्टेंस का मान क्या हो? डायोड के अगर बायसीकरण रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। इसके बाद में हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है जो प्रति शिखर वोल्टा के नाम से जानी जाती है, मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है कि जब डायोड व्युत्क्रम में हो, रिवर्स बायस जब डायोड हो, उस समय उस पर आरोपित वोल्टा। तो जब डायोड देखो व्युत्क्रम में होगा तो उस समय उस पर आरोपित अधिकतम पीक वोल्टेज कितना होगा? माइनस Vm होगा। तो यानी कि डायोड ऐसा चुनना चाहिए कि जिसकी बंधन वोल्टा है वो Vm से क्या हो? ज्यादा हो। ये ना हो कि डायोड Vm वोल्टेज आरोपित करते ही क्या हो? बंधन की स्थिति को बता दे। अर्धतरंगदृष्टकारी से निर्गत धारा में आवर्ती घटक। देखिए अर्धतरंगदृष्टकारी में प्रवाहित जो धारा है वो किस फॉर्म के? आधे चक्कर के लिए I इज इक्वल टू Im sin थीटा फॉर्म के। इसका मतलब ये एग्जैक्ट दृष्ट धारा नहीं है, इसमें प्रत्यावर्ती घटक भी क्या है? सम्मिलित है। अगर हम इस धारा के लिए फूरियर विश्लेषण करें तो हमें इस धारा का जो मान है, यानी कि इन फलनों को हम आवर्ती फलनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। फूरियर प्रमेय से I को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Im 1/π प्लस 1/2 sin ओमेगा t माइनस 2/3π cos 2 ओमेगा t माइनस 2/15π cos 4 ओमेगा t माइनस एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ देखिए अगर हम पहले पद पे विचार करें तो पहला पद यहाँ हमें क्या मिलता है? I/π। I/π कौन है? IDC। इसका मतलब पहला पद जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के दृष्ट मान को बताता है, दृष्ट धारा के दृष्ट मान को बताता है, क्योंकि ये तो कुल बात है ना, कुल जो धारा पाई तो उसकी, यानी ये तो शुद्ध
दृष्ट धारा के रूप का पद है। लेकिन अन्य जो पद है वो जो आवर्ती पद है, क्योंकि साइन और कोस के फलन है ना, ये क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती घटकों का क्या कर देते हैं, मिश्रण कर देते हैं। अब इनमें भी देखिए प्रभावी पद कौन सा है, यहाँ देखिए कि ये है 1/2, इट्स मीन ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या रहेगी, -1 से +1 तक रहेगी। तो उसमें भी वैल्यू जो है वो ये है, जो फैक्टर है ये डालेगा, तो 1/2, तो 1/2 जो है वो एक प्रभावी पद होगा। तो ये प्रभावी पद है जो ये ओमेगा टी आवर्ती का है, यानी ओमेगा आवर्ती का है। बाद वाले पद देखो 2 ओमेगा 4 ओमेगा, यानी बाद वाले जो पद हैं वो समसन्नाती यानी सम आवर्तियों के पद है। लेकिन उनमें देखिए कि यहाँ क्या आ गया, ये 1/2 फैक्टर है, ये हो गया 2/3 पाई, पाई को मन 6 भी माने तो ये हो गया 1/9, तो ये इसके कंपेरेटिवली बहुत कम हो गया। और अगला पद तो और भी कम हो गया। तो बाद वाले पद क्या होंगे, निष्प्रभावी होंगे। तो मुख्य जो शुरुआत के जो पद हैं वही क्या करेंगे, फ्लक्चुएशन वाले, यानी उसको IDC के जो मान है उसको कम या उतार चढ़ाव लाने वाले पद हैं। तो इस प्रकार ये अर्धतरंग दृष्टिकारी की पूरा विश्लेषण इसका किया। अर्धतरंग दृष्टिकारी को आधार मानते हुए आप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को पूर्ण रूप से विश्लेषित कर सकते हो। देखिए अर्धतरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के में जो मुख्य अंतर आएंगे वह यही होगा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो अर्धतरंग दृष्टिकारी का शेष आधा भाग था उसको भी क्या कर देता है, दृष्ट धारा में बदल देता है। तो सीधी सी बात है कि जिससे उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऊर्मिकाएं उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की कंपेरेटिवली ज्यादा यूजफुल और ज्यादा दक्षता वाली, कम ऊर्मिका वाली एक युक्ति है। तो अच्छा उपयोग किसका है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का। लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की एक आधी सावधानी, ये जो कमी है वो भी हमें याद रखनी है। क्या उसमें हो जाएगा, नंबर 1 कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो होगा वह उसके लिए हमें डायोड की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। इसमें एक डायोड यूज होता है, उसमें 2 डायोड होगा। अगर सेतु दृष्टिकारी की हम बात करेंगे तो उसमें 4 डायोड का उपयोग होगा। नंबर ऑफ डायोड है वो बढ़ जाती है, लेकिन डायोड की संख्या बढ़ना कोई विशेष नहीं है, क्योंकि डायोड बहुत ही क्या है, सस्ती और युक्ति है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में अगर देखिए हमने देखा कि इसकी प्रतीत शिखर वोल्टा का मान है वो क्या होता है, अर्धतरंग दृष्टिकारी के लिए -B होता है, उसके लिए -2 Vm हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 डायोड जब काम में आएंगे द्वितीय कुंडली को मध्य बिंदु आधार माना जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि एक डायोड पर जिस समय उच्च विभव है तो जो ऋण विभव होगा ना वो दूसरे डायोड पर क्या हो जाएगा, जस्ट उसकी उल्टी वोल्टता का होगा। इसलिए वहां पर जो प्रतीत शिखर वोल्टा है वो उसका मान क्या हो जाएगा, -2 Vm हो जाएगा। ये अर्धतरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के कंपैरिजन है, बेनिफिट्स हैं। लेकिन ओवरऑल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ज़्यादा इफिशिएंट होने के कारण, कम ऊर्मिकाएं होने के कारण ज़्यादा प्रभावी और उपयोगी डिवाइस है।